चलिए, मामले पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं और हमारे साथ हैं रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और इसी के साथ सीनियर जर्नलिस्ट रमेश ठाकुर जी भी हमारे साथ हैं, और रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी भी हमारे साथ हैं जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का इंडिया न्यूज पर। मोहम्मद अली शाह सर, सबसे पहले आपका रुख करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से यूनिस सरकार ने यहाँ पर कहा कि अब हालात सामान्य होंगे, आश्वस्त किया कि अब बांग्लादेश में जो हिंसाएं लगातार हो रही हैं उन पर लगाम जो है वो लगनी शुरू हो जाएगी, लेकिन कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर से मामले सामने आए जब यहाँ पर काली मंदिर को निशाना बनाया गया, मंदिर में तोड़फोड़ की गई, मूर्ति को जो है पूरी तरीके से खंडित किया गया। बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश में जो चल रहा है अभी माइनॉरिटी से खिलाफ, मेरे हिंदू भाई बहनों के खिलाफ, इसकी मैं सख्त निंदा करता हूं, कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। और केवल निंदा ही नहीं बल्कि 9 तारीख को हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब विक्रम मिस्री साहब स्वयं बांग्लादेश गए थे, उनसे बातचीत करी मोहम्मद यूनुस की सरकार से। और कल बयान भी आया है एस जयशंकर साहब का, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का, कि भाई कि इसकी सख्त निंदा हो रही है। और मोहम्मद यूनुस साहब की सरकार ने बोला कि ये रुकेंगे। पता नहीं, आई होप ये ऐसा हो, क्योंकि जिस तरीके से उनके हालात चल रहे हैं, बल्कि दास साहब जो उनके इस्कॉन मेंबर मंदिर के जो प्रीस्ट थे, कि जो उनको जो गिरफ्तार किया गया था पिछले महीने इलीगली सेडिशन का चार्ज देके, मेरे को खबर मिली है कि उनके ऊपर कोई वकील भी नहीं है, उनको बेल ऑर्डर्स भी नहीं दे रहे। तो ये मुसीबत की बात है, ये हमारे वहां पे माइनॉरिटीज के लिए अच्छी बात नहीं है, इंसानियत के लिए अच्छी बात नहीं है। और मैं जहां पर भी ऐसी हिंसा होती है, ऐसी घटनाएं होती हैं, उसकी सख्त के सख्त निंदा होनी चाहिए, बल्कि एक ठोस संदेश हिंदुस्तान की तरफ से जाना चाहिए, जो कि गया भी है, लेकिन और ठोस संदेश जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके की हिंसा हो रही है बांग्लादेश में, शेख हसीना के वहां से जाने के बाद 4 दिन के बाद जो हिंसा हुई वहां पे, वो और अब तो चल रही है, वो नामंजूर है। और जिस तरीके से नरसंहार हो रहा है मेरे हिंदू भाई बहनों का, इसकी सख्त से सख्त, मेरा दिल रोता है देखकर जिस तरीके के वहां से वीडियो सामने आ रहे हैं। और जो बोला कि इंडियन मीडिया ये षड्यंत्र रच रही है, भाई कोई इंडियन मीडिया षड्यंत्र नहीं रच रही है, कुछ लेना देना नहीं है, हम क्यों करेंगे ऐसा। मगर जो जिस तरीके से इंसानियत के तौर पे कहीं पे भी हो, वो बहुत ही ज्यादा गलत है। और आपको मैं बताऊं कि 1947 में जब ईस्ट बंगाल, जब पाकिस्तान का डोमिनेशन था, जब ईस्ट बंगाल बाद में ढाका में लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाया गया, और फिर बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट स्टार्ट हुई 1952 में, फिर 1958 में पाकिस्तानी कू हुआ वो, और 1970 में पाकिस्तानी जनरल इलेक्शन हुए, फिर बंगाली नेशनलिज्म वहां पर आया और प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट शुरू हुई। और जो रिफ्यूजल हुआ पाकिस्तानी मिलिट्री का कि भाई जनता को शेख के अवामी लीग को पावर देने का, उससे शेख मुजीबुर रहमान से ट्रिगर हुआ 1971 में लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, जहां पर मेरे फादर ने भी और उनकी पलटन ने भी बहुत बहादुरी से वो लड़े थे लोंगेवाला के अंदर। और फिर जब मुक्ति बाहिनी ने एक सक्सेसफुल आर्म रेवोल्यूशन वेज किया, जिसमें हिंदुस्तान का भी इसमें साथ था इसमें, तो उस कॉन्फ्लिक्ट में 16 दिसंबर की तारीख अभी आ रही है, 16 दिसंबर 1971 में जब सरेंडर ऑफ पाकिस्तान हुआ, जब जो 9 महीने का एक लिबरेशन वॉर मैं बोलूंगा वो आया, तो इसमें एक लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, हमने उसको बांग्लादेश को लेकर आए थे। फिर जब वॉर के बाद शेख मुजीब बन गए वहां के लीडर, और जब मुजीब साहब का असैसिनेशन हुआ 1975 में, तब जियाउर रहमान वहां पर आए, लेकिन जियाउर रहमान का खुद असैसिनेशन हो गया 1981 में। फिर 1980 में क्या हुआ कि वहां पे एक डोमिनेशन हुआ, जब प्रेसिडेंसी ऑफ हुसैन मोहम्मद इरशाद को ओवरथ्रो कर दिया मास अपराइजिंग में 1990 में। फिर 1990 में फिर बैटल ऑफ बेगम्स यानी कि खलीदा जिया और शेख हसीना के बीच में, जो कि अब तक ये लड़ाई चल रही थी, बल्कि काफी हद तक काफी लंबी चली, उसने फिर और यही बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि शेख हसीना हिंदुस्तान की दोस्त थी, शेख हसीना बहुत एक तरीके से सेक्युलर थी, वहां पे हर पार्टी हर मजहब को माना जाता था बांग्लादेश के अंदर। मगर 35 साल ये उनके शेख हसीना और खलीदा जिया के बीच में ये चला।
फिर जब ये शेख हसीना को हटाया गया एक स्टूडेंट लेड मास अपराइजिंग में अगस्त 2024 में इस साल, तो एक इंटरिम गवर्नमेंट जब फॉर्म हुई जो कि नोबेल पीस लॉरिएट मोहम्मद यूनुस साहब की, मोहम्मद यूनुस साहब नोबेल पीस लॉरिएट है, और बड़े शर्म की बात है कि एक नोबेल पीस लॉरिएट के कमांड के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है। फिर एक मिडिल पावर ब्रेक हुआ इंडो पैसिफिक के अंदर, फिर बांग्लादेश के अंदर जो जो फिफ्थ मोस्ट स्पोकन नेटिव लैंग्वेज है वहां की बंगाली है, और बल्कि जो यूएन के अंदर इतना कंट्रीब्यूट करती है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स के अंदर, वहां उस मुल्क के अंदर ऐसा हो, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत इन्फ्लुएंस रहा है इनका। अब पाकिस्तान से इन्फ्लुएंस रहा है इनका, तो वहां पे जाहिर सी बात है, तो पाकिस्तान क्या है, सब जानते हैं कि एक 400 बीसी में सुसाइड बॉम्बिंग में उस पर यकीन रखता है। अब पाकिस्तान का असर कहीं पे भी आ जाए तो मुश्किल होगा। अब थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है बांग्लादेश की, और सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है साउथ एशिया की, और देखिए इसके बाद फिर उसके बाद जो थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री है पूरी रीजन की, और लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर यूएन, जो मैं आपको बताया। अब इसमें क्या है कि जो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री रिपब्लिक उसको उस पर बेस्ड है। अब बांग्लादेश में जो बंगालीज है वो 99% है। अब क्योंकि बांग्लादेश जो है ये अभी भी वक्त है, सुधर सकता है, लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर ये आता है, जो भी इसके अंदर 8 डिविजन हुई, जो 64 डिस्ट्रिक्ट और 495 सब डिस्ट्रिक्ट हुई, वो सब मुसीबत में आ जाएंगी, क्योंकि इनका प्रभाव पाकिस्तान से है। और अब शेख हसीना के जाने के बाद ये मुसीबत आन पड़ी है बांग्लादेश के अंदर। इनकी ये समझ नहीं रहे हैं कि जितनी भी प्याज, आलू, चीनी, बिल्कुल ये अली सब शाह जी, हिंदुस्तान बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। पूरी तरीके से ये समझ नहीं रहे हैं कि बांग्लादेश पूरी तरीके से भारत पर निर्भर है, और जिस पाकिस्तान का ये साथ ले रहे हैं वो पाकिस्तान तो खुद कंगाल होकर बैठा हुआ है। मोहम्मद अली शाह जी, देखिए जिस तरीके से अब चीनी फाइटर खरीदने की तैयारी हो रही है, इसी के साथ साथ अब तक लगातार ये खबरें आ रही थी कि यहाँ पर पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ती नजर आ रही है बांग्लादेश की। पाकिस्तान के शय पर बांग्लादेश ये करता नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान उकसा रहा है बांग्लादेश को, और इसलिए यहां पर सनातन धर्म के खिलाफ जा रहा है बांग्लादेश अब पूरी तरीके से। लेकिन ये हथियार जिस तरीके से फाइटर हुए या फिर ड्रोन हुए, उनको देखा जाए तो क्या कहीं और से भी मदद मिल रही है क्या बांग्लादेश को? क्या कहीं और से भी उकसाया जा रहा है क्या? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए लॉजिकली स्पीकिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश की पूरी इकोनॉमी वैसे तकरीबन मोटे मोटे तौर पे हिंदुस्तान पे ही निर्भर थी, तकरीबन तौर पे। तो देखिए आप राइट फ्रॉम बेसिक्स आप देख लीजिए, प्याज, आलू, शक्कर, इन सब आप इकोनॉमी देख लीजिए आप। लेकिन अब बांग्लादेश कोशिश कर रहा है कि वहां से इकोनॉमी अपनी हटा के बाहर चीन को, पाकिस्तान को, या तुर्की को, या फिर कुछ और यूरोपियन देश हैं, वहां पे अपनी चाहता है कि वहां से ट्रेड डील करें। अब अगर इतना कर सकता है बांग्लादेश, तो जाहिर सी बात है डिफेंस प्रोडक्शन में भी, डिफेंस डील में भी वहां से कर सकता है वो। तो जी हाँ, आपका कहना अगर लॉजिकली देखा जाए तो बांग्लादेश एक छोटा सा मुल्क है, गरीब मुल्क है, इसको 100% बाहर से कहीं से मुहैया कराया जाएगा सपोर्ट। अगर आप इसके इतिहास में लेकर चले जाएं बांग्लादेश के अंदर, तो आप देखिए 4 मिलेनिया से कैथोलिक पीरियड के टाइम पे जो रीजन थे, अर्ली हिस्ट्री वो कैरेक्टराइज हुई सक्सेशन ऑफ जो हिंदू और बुद्धिस्ट किंगडम्स थे वो वहां पर थे। फिर एम्पायर जो है वो लड़ी, उसके बाद कंट्रोल हुआ बंगाल रीजन का। फिर इस्लाम वहां पर आया 8वीं सेंचुरी में, और धीरे धीरे ग्रेजुअली वो स्प्रेड हुआ, डोमिनेंट वो 13th सेंचुरी के आसपास। उसके बाद फिर जो कांग्रेस हुए वो बख्तियार खिलजी ने 1204 में, और फिर एक्टिविटीज और सुन्नी मिशनरीज आए, शाह जलाल लेकर आए वहां पर। फिर जो मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने प्रमोट किया वहां पे इस्लाम को स्प्रेड करना बांग्लादेश के अंदर, जो कि वहां पे वो मस्जिद बनाने लग गए। उसके बाद फिर जो रीजन था वो 1338 में फखरुद्दीन मुबारक शाह ने इस्टेब्लिश किया इंडिपेंडेंट सल्तनेट इन बंगाल। उसके बाद इस्टेब्लिश हुआ फिर वो कैपिटल सोंगराउन, वहां पर फिर फाउंड हुआ, फिर एक इंडिविजुअल करेंसी वहां की बनी। फिर धीमे धीमे करके ऐसे करके बांग्लादेश वजूद में आया। उसका ईस्ट बंगाल था पहले ये। फिर जो बंगाल सल्तनत था वो एक्सपैंड हो गया, वो शमशुद्दीन इलियास शाह के अंडर। उसके बाद फिर जो लीडिंग इकोनॉमी थी वो वहां पे प्रॉस्पेरिटी और मिलिट्री डोमिनेंस जो वहां पर आया, मिलिट्री बेसिकली प्रॉपर आई, वो आई बंगाल में रेफर हुआ वो यूरोपियंस ऑफ द रिचेस्ट कंट्री टू ट्रेड विद।
मतलब यूरोपियंस के साथ इनका ट्रेड डिफेंस में बहुत बड़ा हुआ। वही कहते हैं ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है। दोबारा ये देख रहे हैं वेस्ट की तरफ को कि अगर किसी तरीके से वहां से सपोर्ट मिल जाए इनको, अब इनका हशर होगा। जो पाकिस्तान का हशर हुआ है वही हशर होने वाला है, और पाकिस्तान को बचाने के लिए कोई नहीं आया। जब श्रीलंका पे नौबत आई थी, हमने $8 बिलियन श्रीलंका को फौरन मुहैया कराए थे। जब तुर्की पे आफत आई थी, हम सबसे पहले, ऑलमोस्ट सबसे पहले थे, हमने रिएक्ट किया। जब यूक्रेन में कहीं पे भी आफत आई, अफगानिस्तान में आफत आई, हमारे जहाज गए। गल्फ वॉर में आफत आई, हिंदुस्तान ने सपोर्ट दिया। अब बांग्लादेश, देखिए एक आपको मैं एक आम एग्जांपल देता हूं ताकि हर कोई हमारे दर्शक समझ जाए इस बात को। अगर मैं अपना घर शिफ्ट करता हूं, जहां पर मैं रहता हूं, एक अलग सोसाइटी में आ जाऊं, मैं कल संजीत सिंह सिरोही की सोसाइटी में आ जाऊं, मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा? पहला काम मैं करूंगा अपने पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते बनाऊं, ताकि कभी कोई दिक्कत होए, रिश्तेदार तो बाद में आएंगे, पहले पड़ोसी आते हैं। तो अगर अब मोहम्मद यूनुस की सरकार ने क्या करा, आते ही हिंदुस्तान के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी, हिंदुस्तान के खिलाफ ये रिश्ते खराब करने शुरू कर दिए, और यही रिश्ते उनको पुख्ता करने चाहिए थे। अब क्या हुआ, देखिए वही इतिहास में अगर मैं आपको दोबारा ले जाऊं, तो जो यूरोपियंस के साथ जो इनका ट्रेड शुरू हुआ, वो रीजन बाद में मुगल सल्तनत के अंदर आया, और 18th सेंचुरी में जो मुगल बंगाल था वो इमर्ज हुआ, सबसे अमीर प्रोविंस यहाँ का। अब देखिए एक टाइम पे मुगल सल्तनत यहां पर अमीर था। फिर उसके बाद जो डिक्लाइन हुआ मुगल एम्पायर, वो अर्ली 700 में हुआ, 1700 में। फिर बंगाल जो हुआ वो हुआ सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट। वो जो नवाब्स ऑफ बंगाल थे, जो फाउंड हुए थे मुर्शीद कुली खान, जो कि 1717 से लेके 1757 तक। उसके बाद फिर जो स्टेट हुआ, जो जो सिराजुद्दीन दौला, जो हिस्ट्री में बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो डिफीट हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। वो बैटल ऑफ प्लासी शुरू हुआ। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही ब्रिटिश राज आया। और जब ब्रिटिश ने अबॉलिश किया लोकल रूल बंगाल में 1793 में, उसके बाद उनका जो विक्ट्रीज थी, वो बैटल ऑफ प्लासी 1757 से लेके बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में लड़ा गया था, उसके बाद फिर इन्होंने टेक ओवर किया कंप्लीट कंट्रोल उस रीजन का। उसके बाद इस इवेंट में कंसिडर हुए कि जो नवाब थे, जो प्रोविंस में थे पावर बंगाल के, वो ब्रिटिश राज से के साथ उनका जमी नहीं बाद में। लेकिन बंगाल ने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, और उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में वो ब्रिटेन के अंदर। उसके बाद जब फेस हुआ वो सिग्निफिकेंट डिसइंफेक्शन, और फिर जब ग्रेट बंगाल फेमेन हुआ ऑफ 1770, जो कि बहुत मशहूर है, उसके बाद रिजल्ट हुआ मिलियंस ऑफ, बहुत से लोग मारे गए थे इस फेमेन में, बहुत भूखमरी से। और बंगाल इतिहास अपने आप को दोहराता है। मैं कहा वैसे ही बंगाल में, यहाँ पे ये बांग्लादेश के अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था, वो इस्टेब्लिश हुई थी वो ब्रिटिश राज के अंदर। फिर जब बॉर्डर हुए थे जो मॉडर्न बांग्लादेश के, वो इस्टेब्लिश हुए थे। पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ था, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल उस टाइम पे, और जो बल्कि जब इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ और 1947 में और 1971 में जब बांग्लादेश को वजूद मिला, जनरल JFR जेकब और लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा का, हमने वो फेमस फोटो देखी हुई सब लोगों ने, जहाँ पे जनरल नियाजी सरेंडर कर रहे हैं, जो ढाका का जो टेक ओवर हो रहा है,